दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमारे देश में चाय से भी ज्यादा उबलती है, पॉलिटिक्स। लेकिन ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली फॉरवर्डेड मैसेज वाली बात नहीं होगी। यहां हम बात करेंगे डेटा की, असली नंबरों की। क्योंकि भाई पॉलिटिक्स में लगता है से ज्यादा कितना है मायने रखता है। अब देखो, पिछले कुछ सालों में एक बहुत मजबूत नैरेटिव बना है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी तरह से इनविंसिबल है। मतलब ऐसा कि जैसे गेम में वो वाला बॉस जिसे मारने के लिए पहले 10 बार ट्राई करना पड़े। ये भी कहा जाता है कि उनका जनादेश इतना मजबूत है कि विपक्ष तो बस नाम का रह गया है, जैसे क्लास में वो बच्चा जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक इमेज है जो बार बार दोहराई गई है, इतना कि हमें सच लगने लगी। क्योंकि सच कहें तो पॉलिटिक्स फीलिंग्स से नहीं, फिगर्स से चलती है। और जब हम इन फिगर्स को खोल कर देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2014 का टाइम याद है? वो समय जब मोदी जी एक डिसरप्टर के रूप में आए थे। भ्रष्टाचार खत्म होगा, सिस्टम तेज होगा, सब कुछ स्ट्रीमलाइन होगा। लोगों में एक अलग ही एनर्जी थी, जैसे आईपीएल में अपनी टीम फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन अब एक दशक बाद कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो डिसरप्शन अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर में बदल गया है। मतलब पहले सिस्टम बदल रहा था, अब सिस्टम एक जगह सिमटता जा रहा है। विपक्ष पर दबाव, सहयोगी पार्टियां वो ज्यादा स्वतंत्र नहीं दिखती और धीरे धीरे चीजें बदलती नजर आती हैं। इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि असली टर्निंग पॉइंट हमेशा धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि खुद लीडर को भी पता नहीं चलता। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, नीरो। शुरू में बंदा काफी अच्छा था, टैक्स कम किए, लोगों को राहत दी, लेकिन बाद में क्या हुआ, पावर का नशा चढ़ गया। धीरे धीरे गवर्नेंस से ज्यादा ड्रामा होने लगा और जब असली संकट आया तो अपने ही लोग साथ छोड़ गए। मतलब नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा प्लॉट। फिर आते हैं इवान द फोर्थ। शुरुआत में रिफॉर्मर, बाद में इतना शक करने लगे कि खुद के ही लोगों से डरने लगे। और हाँ, गुस्से में अपने बेटे को भी मार दिया। अब ये तो एंगर मैनेजमेंट का एक्सट्रीम केस हो गया। और हमारे अपने इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक इंटेलिजेंट थे, विजनरी थे, लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट किए कि लोग कंफ्यूज हो गए। भाई करना क्या चाहते हो? तो पैटर्न क्या दिखता है? शुरुआत में मजबूत लीडर, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं और एक समय आता है जब ताकत लचीलापन खो देती है। अब आते हैं असली मसाले पर, नंबर गेम। क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ ट्रेलर देखा था, अब पूरी मूवी शुरू होती है। देखो, अगर कोई बोले कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छाई हुई है, हर जगह उनका दबदबा है, तो पहली नजर में लगता है हाँ भाई सही ही होगा। न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह वही दिखता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, जब हम पूरे देश की 4126 विधानसभा सीटों का डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी अपने दम पर सिर्फ लगभग 40% सीट्स पर ही है। अब जरा सोचो, 40% का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर ये एक क्रिकेट मैच होता तो स्कोर होता 40/100 और कमेंट्री आती। अच्छी शुरुआत थी, लेकिन सेंचुरी अभी दूर है भाई। असल में इनविंसिबल वाली इमेज तब बनती है जब हम एनडीए को जोड़ देते हैं, यानी सहयोगी पार्टियां भी साथ में। तब ये नंबर बढ़कर लगभग 58% हो जाता है। मतलब साफ है, अकेले नहीं, दोस्तों के सहारे चल रहा है गेम। और इसमें भी मजेदार बात यह है कि लगभग हर 5 में से एक सीट ऐसी है जो बीजेपी की नहीं बल्कि उसके सहयोगियों की है। यानी अगर ये दोस्त रूठ गए तो गेम थोड़ा हिल सकता है। अब आते हैं राज्यों पर। काफी बार सुनने को मिलता है बीजेपी तो 19 राज्यों में सरकार चला रही है। सुनने में लगता है बस पूरा मैप ही केसरिया हो गया। लेकिन भाई यहां भी छोटा सा अस्टेरिस्क लगा हुआ है, क्योंकि कई राज्यों में सरकार अकेले नहीं बल्कि गठबंधन के सहारे चल रही है। अब जरा उन राज्यों को देखते हैं जहां बीजेपी अकेले मजबूत है। करीब 13 राज्य। यहां पर उनके पास लगभग 65% सीट शेयर है, जो सुनने में काफी सॉलिड लगता है। लेकिन हाँ, यहां भी लेकिन आएगा। इन राज्यों में उनका औसत वोट शेयर सिर्फ 43% है। मतलब क्या? मतलब सीट्स तो ज्यादा मिल गई, लेकिन वोट आधे से भी कम लोगों ने दिए। ये कैसे होता है? इसके लिए जिम्मेदार है हमारा चुनाव सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट।
यानी जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए वही जीत गया, चाहे वो 50% हो या 40% या कभी कभी 30% ही क्यों ना हो। तो असल में कई जगह जीत बहुत बड़ी लोकप्रियता से नहीं, बल्कि बाकी सबके वोट बंट गए से मिलती है। अब आते हैं उन राज्यों पर जहां बीजेपी गठबंधन में है। करीब 18 राज्य, यहां पर उनका सीट शेयर लगभग 54% है, लेकिन वोट शेयर गिरकर सिर्फ 36% रह जाता है। और कुछ राज्यों में तो ये 30% से भी कम है। मतलब क्या निकल कर आया? सीट्स दिखती हैं ज्यादा, लेकिन वोट उतने नहीं है, यानी पावर बड़ी दिख रही है, पर सपोर्ट उतना बड़ा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स हो, लेकिन पोस्ट पर लाइक आए सिर्फ 2000। भाई, ऑडियंस तो है, लेकिन एंगेज कौन कर रहा है? तो कुल मिलाकर जो हमें बाहर से डोमिनेंस दिखता है, वो अंदर से काफी हद तक गठबंधन प्लस चुनावी गणित का खेल है। अब आते हैं उस चैप्टर पर जिसका सबको इंतजार था, 2024 लोकसभा चुनाव, क्योंकि यहीं पर असली रियलिटी चेक मिलता है और यहां कहानी थोड़ी सिनेमैटिक हो जाती है। देखो, अगर आप सिर्फ हेडलाइंस देखते हो तो आपको लगेगा हाँ भाई, फिर से जीत गए, मतलब सब कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही हम नंबर खोलते हैं तो अंदर से आवाज आती है, भाई मामला थोड़ा टाइट है। सबसे पहले सीधा डेटा। भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 240 सीट्स जीती। अब जरा रुकिए, कैलकुलेटर निकालिए। बहुमत के लिए चाहिए 272 सीट्स, मतलब 32 सीट्स कम। यानी ये वैसा हो गया जैसे आप एग्जाम में 90 का टारगेट लेकर गए और आए 68 लेकर। पास तो हो गए, लेकिन टॉपर वाली फीलिंग नहीं आई। अब यहां एंट्री होती है दोस्तों की, यानी एनडीए की। गठबंधन के साथ मिलकर यह नंबर पहुंचता है लगभग 293 सीट्स तक। यानी सरकार तो बन गई, लेकिन अकेले दम पर नहीं। मतलब अगर ये एक बाइक होती तो बीजेपी इंजन है, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए पीछे एनडीए बैठा है, और अगर पीछे वाला हिल गया तो सीधा धड़ाम। अब आते हैं वोट शेयर पर, जो और भी इंटरेस्टिंग है। बीजेपी को मिला लगभग 36 से 37% वोट, और एनडीए को मिलाकर यह बढ़कर हुआ करीब 43 से 44%। मतलब साफ है, देश के आधे से भी कम लोगों ने वोट दिया, फिर भी सरकार बन गई। अब कोई बोलेगा ये कैसे पॉसिबल है? तो भाई, फिर वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें जरूरी नहीं कि आपको 50% वोट मिले, बस बाकी सबसे ज्यादा मिलने चाहिए। यानी ये वैसा गेम है जहां बाकी सब लोग 20-20 रन बनाए और आप 30 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बन जाओ। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। 2024 का रिजल्ट 2019 जैसा नहीं था। 2019 में बीजेपी के पास 303 सीट्स थी, एक सॉलिड बहुमत। लेकिन 2024 में वो गिरकर 240 पर आ गई, यानी करीब 63 सीट्स का नुकसान। अब इसे ऐसे समझो, पहले आप क्लास में पहला आते थे, अब तीसरे आए हो। टीचर बोले अच्छा है, लेकिन घर पर मम्मी बोले बेटा क्या हो गया? तो ये जो इनविंसिबल वाली इमेज थी, उसमें पहली बार साफ क्रैक्स दिखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकार बनी है, लेकिन मार्जिन बहुत पतला है। एनडीए के पास कुल मिलाकर सिर्फ 20 से 21 सीट्स का बफर है। मतलब अगर कुछ सीट्स इधर उधर हो जाएं या कोई अली मूड बदल ले तो पूरी इक्वेशन हिल सकती है। और यहीं से आता है असली सवाल, क्या यह मजबूत सरकार है या फिर केयरफुली बैलेंस्ड सेटअप? क्योंकि जब आपकी सरकार सहयोगियों पर टिकी हो तो हर फैसला सिर्फ पॉलिसी नहीं होता, थोड़ा नेगोशिएशन भी होता है। मतलब ये वैसा है जैसे घर में वाईफाई चल रहा हो, लेकिन राउटर पड़ोसी के घर में हो, कभी भी पासवर्ड बदल सकता है। तो कुल मिलाकर 2024 हमें क्या सिखाता है कि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। अब आते हैं उस व्हाट इफ पर, जो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा डरावना होता है। अगर थोड़ा सा भी बदल गया तो, मतलब अगर सिर्फ 5% वोट इधर उधर हो जाए तो क्या होगा? अब सुनने में 5% बहुत छोटा लगता है। जैसे आप सोचो, अरे यार सिर्फ 5% ही तो है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये 5% ऐसा है जैसे नमक ज्यादा पड़ जाए खाने में, पूरा स्वाद बदल जाता है। चलिए इसे 2024 के हिसाब से समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 240 सीट्स हैं, बहुमत के लिए चाहिए 272, यानी पहले से ही 32 सीट्स कम
और सरकार चल रही है क्योंकि एनडीए साथ है। अब इमेजिन करो अगर पूरे देश में औसतन 5% वोट कम हो जाए बीजेपी के लिए। अब कोई बोलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में छोटा वोट स्विंग बराबर बड़ा सीट लॉस। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सीट्स ऐसी होती हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती जाती हैं। मतलब ये वैसा है जैसे आप रेस में बस 1 सेकंड से जीत गए और अगली बार 1 सेकंड स्लो हो गए तो सीधा पहला से तीसरा। 2024 में भी काफी सीट्स ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन बहुत कम था, तो अगर 5% वोट स्विंग हो जाए तो वो सारी सीट्स फ्लिप हो सकती है। और याद है, एनडीए के पास सिर्फ 20 से 21 सीट्स का बफर है, यानी अगर कुछ सीट्स भी गई तो सरकार सीधा मेजॉरिटी लाइन के नीचे आ सकती है। मतलब ये सिचुएशन वैसी हो जाएगी जैसे आप जेंगा खेल रहे हो और नीचे से एक एक ब्लॉक निकालते जा रहे हो, अचानक पूरा टावर धड़ाम। अब सिर्फ केंद्र की बात नहीं, राज्यों में भी असर होगा। वैसे ही बीजेपी का नेशनल लेवल पर स्टैंड अलोन स्ट्रेंथ 50% से कम है। अगर 5% स्विंग होता है तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी अनस्टेबल हो सकती हैं। मतलब डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी, और एलाइज की इंपॉर्टेंस भी। अब यहां एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल बात आती है। पॉलिटिक्स में गिरावट कभी अचानक नहीं होती। ये कोई फिल्म वाला सीन नहीं होता जहां एक दिन में सब खत्म। ये धीरे धीरे होता है। थोड़ा वोट इधर गया, थोड़ा अलायंस उधर बदला, और धीरे धीरे पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। इतिहास भी यही कहता है, पावर एक दिन में नहीं गिरती, वो धीरे धीरे एरोशन से खत्म होती है। तो इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? डेमोक्रेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना पावर, ना पॉपुलैरिटी, ना परसेप्शन। जो आज स्ट्रांग दिख रहा है वो कल फ्रैजाइल हो सकता है, और जो आज वीक लग रहा है वो कल कम बैक कर सकता है। इसलिए कभी भी कंट्रोल को कंसेंट मत समझो, और सरकार में होना को हमेशा रहना मत समझो, क्योंकि आखिर में जनता ही फाइनल बॉस है और उनका मूड कभी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं, अवेयर सिटीजन हो। आज हमने सिर्फ एक चीज सीखी, जो दिखता है वही पूरा सच नहीं होता। डेटा देखना जरूरी है। याद रखो, वोट सिर्फ बटन नहीं होता, फ्यूचर का रिमोट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और हां, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचो, सवाल पूछो और इन्फॉर्म्ड रहो।